हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के अंदर आपका भरण पोषण। ठीक है, आज हम देखेंगे इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे आप देखेंगे इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, मेंटेनेंस किस किस को दिया जाता है, कौन से पर्सन आपके कैपेबल है मेंटेनेंस लेने के लिए, और कौन सा पर्सन की आपकी लायबिलिटी है। फिर हम देखेंगे जो आपके लेटेस्ट जजमेंट्स आई हुई है, जो आपकी इसकी लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके बेस पे हमने क्या किया है, डिसाइड किया है मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ। स्टूडेंट, ये हमारी लेक्चर सीरीज आपकी मुस्लिम लॉ की जो चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक हमने देखी है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स, मैरिज एंड डाइवोर्स। ये सब आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मुस्लिम लॉ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको पता है हम क्या करते हैं, वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पीपीटी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। मेंटेनेंस इज आल्सो नोन एज नफका। हम इसको क्या कहेंगे, नफका भी कहेंगे मेंटेनेंस को, विच मीन्स व्हाट अ मैन स्पेंड ऑन हिज फैमिली, कि क्या चीज आपका एक व्यक्ति स्पेंड करता है, खर्च करता है अपनी फैमिली पे, जैसे फूड, क्लोथिंग और लॉजिंग। ठीक है, फूड, क्लोथिंग और लॉजिंग इसके अंदर आएगा, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। तो नीचे भरण पोषण को नफका के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक पुरुष अपने परिवार पर कितना खर्च करता है, जिसमें भोजन, कपड़ा और आवास शामिल है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। अब जो मेंटेनेंस आपका भरण पोषण है उस पे किसका किसका दायित्व है, किसकी ड्यूटी है मेंटेनेंस करने की, मेंटेन करने की। अ पर्सन बिकम लायबल फॉर नफका और मेंटेनेंस ऑन अकाउंट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, बीइंग हिज वाइफ, बीइंग हिज रिलेटिव, चिल्ड्रन, ग्रैंड चाइल्ड, आपके एज पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स में इंक्लूड होंगे, बीइंग हिज सर्वेंट। भरण पोषण का दायित्व। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नफका या भरण पोषण के लिए उत्तरदायी हो जाता है जब वह उसकी पत्नी हो। ठीक है, जैसे हस्बैंड किसको मेंटेन करते हैं, अपनी वाइफ को ठीक है मेंटेन करेंगे। पेरेंट्स की लायबिलिटी है वो अपने चाइल्ड को मेंटेन करे, और वही चाइल्ड की लायबिलिटी है कि वह अपने एज्ड पेरेंट को मेंटेन करे, एज्ड पेरेंट्स जो है उनको मेंटेन करे। उसके संबंधी होने के नाते, यानी बच्चे, पोता पोती, वृद्ध माता पिता व अन्य रिश्तेदार हो सकते हैं, उनका सेवक हो सकता है, या फिर उसका कोई सेवक है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्वेसाइड्स फॉर अ क्लेम का जनरल रूल क्या है, मतलब क्या कंडीशंस है आपकी, क्या कंडीशंस है कि जिस कंडीशन पे आप क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। The general rule in this regard is that only such person is entitled to maintain who has no property of his own, who is related with prohibited degree to the person. ठीक है, the person from whom he claim is a easily circumstance। मतलब इसके अंदर हमने 3 पॉइंट देखे। क्या 3 कंडीशंस हमने देखी है आपकी। पहली कंडीशन कि जिस व्यक्ति को आपको मेंटेन करना है, भरण पोषण देना है, उस व्यक्ति की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो खुद की प्रॉपर्टी से खुद को मेंटेन कर सकता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। सेकंड, अगर वो आपके प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं। प्रोहिबिटेड डिग्री का कंसेप्ट हम कहाँ देखते हैं, मैरिज के दौरान हमने ये कंसेप्ट देखा है। ठीक है, कि जो व्यक्ति आपके प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आता है उसको आपको मेंटेन करना होगा। थर्ड, या फिर कोई और ऐसे सर्कमस्टांस है, कोई और सर्कमस्टांस ऐसे पैदा हो गए हैं कि जिनको ये देख के लगता है कि हमें इस व्यक्ति को भी मेंटेन करना होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए, दावे के लिए आवश्यक शर्तें।
क्या है, सामान्य नियम है। इस संबंध में सामान्य नियम यह है कि केवल वही व्यक्ति भरण पोषण का हकदार है। कौन व्यक्ति हकदार है? जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। पहला पॉइंट, उसके पास खुद की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो उस व्यक्ति से प्रतिशिष्ट डिग्री यानी प्रोहिबिटेड डिग्री के भीतर संबंधित है। ठीक है, प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आप आते हैं तो आप क्या होंगे, मेंटेनेंस लेने के लिए लायबल है। थर्ड, वह व्यक्ति जिस पर वह आसान परिस्थितियों में दावा कर सकता है, या कोई और ऐसी स्थिति है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप किसी अदर व्यक्ति से मेंटेनेंस ले सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके जनरल कंडीशंस थी। नेक्स्ट है इसकी एक्सेप्शंस। ये जो पर्सन है आपके, इन पर्सन पे ऊपर वाली कंडीशन लागू नहीं होती, इन व्यक्तियों पे आपकी ये कंडीशन लागू नहीं होती। अगर ये इस कंडीशन में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, आपको फिर भी इनको मेंटेन करना होगा। क्या है? व्हेन द क्लेमेंट इज अ वाइफ, जो व्यक्ति आपसे भरण पोषण मांग रहा है, मेंटेनेंस मांग रहा है, वो क्या है? वो पर्सन आपकी वाइफ है। तो चाहे उसके वाइफ के पास खुद की प्रॉपर्टी है या नहीं है, आपको उसको मेंटेन करना होगा। ये अपवाद है इसका। ठीक है, व्हेन द क्लेमेंट आर माइनर सन, अगर जो आपका मेंटेनेंस मांगने वाला व्यक्ति माइनर सन है या अनमैरिड डॉटर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनको मेंटेन करेंगे, अगर उनके खुद के पास क्या नहीं है, साधन नहीं है तो। ठीक है, उपयुक्त सामान्य नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं। जब दावेदार पत्नी हो, पहला, जब दावेदार आपकी पत्नी हो, जब दावेदार अवयस्क बेटा या अविवाहित बेटियां हों, सिवाय इसके कि जब उनके पास कोई साधन ना हो। ठीक है, हमें उनको मेंटेन करना होगा। ये आपकी क्या थी, कुछ कंडीशन थी, कुछ शर्तें थी। ओके, आगे देखिए, पर्सन्स एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। अब कौन कौन से व्यक्ति आपकी मेंटेनेंस मांग सकते हैं? स्टूडेंट, जिस हिसाब से मैंने नोट्स बनाया है, अगर आप इस हिसाब से अपने मेंस में भी आंसर राइट करके आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मैटर मिल जाएगा लिखने को। ठीक है, इसमें हमने सारे पॉइंट ही कवर किए हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स बना के आप अपना मेंस का आंसर भी लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पर्सन एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। कौन से व्यक्ति आपका एंटाइटल है मेंटेनेंस लेने के लिए? पहले वाइफ, सेकंड चिल्ड्रन बच्चे, थर्ड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, माता पिता या दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपकी ग्रैंड पेरेंट्स है। द अदर रिलेटिव्स, कोई अन्य आपके रिलेटिव्स है तो वो भी इसमें आपके आएंगे। ओके, भरण पोषण के हकदार व्यक्ति, पहला पत्नी, बच्चे, माता पिता और दादा दादी, अन्य संबंधी, इसमें आपके इंक्लूड होते हैं भरण पोषण लेने के लिए। मेंटेनेंस टू मुस्लिम वाइफ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन इंक्लूड होगा कौन इंक्लूड नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं पर्टिकुलरली, अगर आपकी मुस्लिम वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है तो उनके क्या अधिकार हैं। अंडर मुस्लिम लॉ, द वाइफ्स राइट टू बी मेंटेन बाय हर हस्बैंड। मुस्लिम विधि के अंदर एक वाइफ का अधिकार है कि वो क्या करे, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले, ये उसका एब्सोल्यूट अधिकार है। ठीक है, इस पे कोई कंडीशंस हमने लागू नहीं की है, ये उसका एब्सोल्यूट अधिकार है, मतलब बिना किसी कंडीशन के ये अधिकार उसको प्राप्त है। A Muslim husband is bound to maintain his wife of a valid marriage even if there is no agreement in this regard. अगर शादी अगर आपकी वैलिड है, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, आप सही बोलते हैं ना इसको। अगर मुस्लिम आपने मैरिज एक्ट पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आपको कि आपने वहाँ पे जो वैलिड मैरिज होती है उनको सही मैरिज कहा जाता है। अगर शादी आपकी सही है यानी वैलिड मैरिज है, तो बिना किसी एग्रीमेंट के भी, चाहे कोई एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा मुस्लिम वाइफ को। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे 2 मिनट वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। अब कितना आप मेंटेनेंस देंगे? ठीक है, कितनी अमाउंट आप देंगे मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण की मात्रा, क्या अमाउंट अब आप देंगे? इट इज डिसाइडेड एज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट है आपका, जो न्यायालय है आपका, उसकी इच्छा पे ये डिपेंड करता है, डिस्क्रिशन पे उसके डिपेंड करता है, उनकी इच्छा पे ये डिपेंड करता है कि कितना मेंटेनेंस सामने वाली पार्टी को दिलाना है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। साथ में वो क्या देखेंगे, कोर्ट का हम तो लेंगे डिसीजन,
ठीक है, कोर्ट के डिसीजन के साथ, प्लस वो देखेंगे कि क्या कंडीशंस है, कंडीशन क्या है आपके हस्बैंड और वाइफ की, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ की आपकी क्या कंडीशन है, ये भी आपकी देखी जाएगी। ओके, इन एडिशन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस द हस्बैंड इज ऑब्लिज्ड टू गिव अदर कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपेंसेस। जो हस्बैंड है आपको मेंटेनेंस तो देगा ही देगा, मेंटेनेंस तो देगा जो अमाउंट फिक्स हुई है, प्लस वो देगा आपको जो बाकी आपके खर्चे आए हैं। ठीक है, बाकी खर्चे में क्या आता है आपके, खर्ची अल्पांदन, ठीक है, खर्ची अल्पांदन या फिर मेवा खोरी, ये 2 प्रकार के एक्सपेंसेस आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसका नियम पति पत्नी की स्थिति के आधार पर न्यायालय के विवेक के अनुसार किया जाता है। ठीक है, कि कितनी मात्रा आपको देनी है भरण पोषण की। भरण पोषण प्रदान करने के अलावा पति पत्नी को अन्य अनुबंधित खर्चे जैसे खर्च ए पानदान, ठीक है, व मेवा खोरी, ये वाले खर्चे भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी वाइफ को। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। ओके, कौन सी कंडीशन में आपकी जो वाइफ है वो एंटाइटल नहीं है, नॉट एंटाइटल है वो किसके लिए, आपका मेंटेनेंस लेने के लिए। पहला, शी हैज नॉट अटेन प्यूबर्टी, उसने अभी आपकी प्यूबर्टी की एज नहीं अटेन की है। प्यूबर्टी को हिंदी में हम कहते हैं यौवन आगम, ठीक है, यौवन आगम हम कहते हैं इसको। शी हैज नॉट अटेन प्यूबर्टी, शी हैज अबेंडेड हर हस्बैंड एंड ड्यूटीज विद द सफिशिएंट रीजंस। ठीक है, उसने क्या किया, अपने हस्बैंड को त्याग दिया है, अबेंडन कर दिया, खुद से क्या कर दिया, हस्बैंड को त्याग दिया, तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। या किसी सफिशिएंट रीजन के वो क्या कर रही है, अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रही है। ठीक है, कोई रीजन उसका पर्टिकुलर जिसके अकॉर्डिंग वो अपने ड्यूटीज नहीं निभा रही है, तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। व्हेन शी elopes with some other man, ठीक है, ये पॉइंट भी आपका इसके अंदर इंक्लूड है कि इस कंडीशन में भी वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। इन केस वेयर शी disobey the reasonable commands of her husband, या फिर वो अपने हस्बैंड की बात नहीं मान रही है। ठीक है, जो हस्बैंड उसको काम करने के लिए कह रहे हैं वो नहीं कर रही है, उसके कमांड्स वो नहीं मान रही है, तो भी अंडर मुस्लिम लॉ आपके मेंटेनेंस नहीं क्लेम किया जा सकता है। दोबारा देखिए हिंदी में, उसने यौवनागम प्राप्त ना किया हो, उसने प्राय कार्य के साथ अपने पति और वैवाहिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया हो, जहां वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ सह पलायन कर गई हो, ऐसे मामले में जहां वह अपने पति की आज्ञा की अवज्ञा करती हो। ठीक है, तो इस मामले में वाइफ आपकी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। कुछ और पॉइंट्स, बट वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस इफ शी डिसओबे हर हस्बैंड। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ कंडीशन है कि अगर वाइफ आपकी हस्बैंड की बात नहीं मान रही है तो भी वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है। कैसे, लेकिन पत्नी अपने पति की अवज्ञा करने पर भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। अब कौन से पॉइंट इसमें आएंगे, पहला है इफ हस्बैंड कीप्स अ कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन क्या होता है आपका, कॉन्क्यूबाइन होता है अन्य स्त्री से संबंध रखता हो। ठीक है, सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए आपने कोई महिला रखी हुई है तो उसको हम कहते हैं कॉन्क्यूबाइन। इफ अ हस्बैंड कीप अ कॉन्क्यूबाइन, ओके, इफ द हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्रुएल्टी, पहला ये पॉइंट। सेकंड, अगर हस्बैंड क्या करता है, क्रुएल्टी करता है, क्रूरता करता है, तो इफ द मैरिज कैन नॉट बी कंज्यूमेट owing to his illness, ठीक है, malformation of his absent from his wife without his prior permission, or the husband has still not attained the age of puberty, तो इन मैटर्स में क्या होगा आपका, आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ठीक है, यदि पति की बीमारी, विकृति, पत्नी की पूर्व अनुमति के बिना, उसकी अनुपस्थिति या पति ने अभी भी यौवन की आयु प्राप्त नहीं की है के कारण विवाह संपन्न नहीं हो सकता हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस।
फिर है आपका कंसेप्ट। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा मेंटेनेंस किसके अकॉर्डिंग, आपका मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमने देखा मेंटेनेंस आपका मुस्लिम लॉ के विधि के अंदर। अब हम इसको देखेंगे, इसके साथ हम देखते हैं BNSS में क्या लिखा हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपकी क्या कहती है इसके अंदर। आप देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 इससे रिलेटेड है, ठीक है। 144 से लेकर 148 ये 4 सेक्शन आपके रिलेटेड है मेंटेनेंस से, ओके। तो इसमें कहा गया द क्लेम ऑफ वाइफ फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी राइट नॉट इफेक्टेड बाय पर्सनल लॉ। BNSS में जो बात लिख दी है मेंटेनेंस को लेके, ये मेंटेनेंस कोई भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। कोई भी क्लेम कर सकता है, चाहे उसके खुद के पर्सनल लॉस चाहे एक सेकेंड, चाहे उसके खुद के पर्सनल लॉस उसे ये करने की परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस आपको क्लेम करने की अगर परमिशन देते हैं पर्सनल लॉ या नहीं देते हैं, इस बात के होते या ना होते हुए भी आप अंडर BNSS क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी राइट है आपका। अ मुस्लिम वाइफ हु लिव सेपरेटली, कोई मुस्लिम महिला है, वाइफ है, पत्नी है, जो अलग रह रही है किससे, अपने हस्बैंड से, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड ने क्या की है आपकी, सेकंड मैरिज की है। हस्बैंड ने क्या किया, सेकंड मैरिज की है आपकी, इसलिए वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। तो वो भी क्या कर सकती है, BNSS के अंदर आपका क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, ठीक है। फिर केस आता है आपका इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर देती हूँ मैं इसको। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985, ओके। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 का केस है आपका। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दोबारा से दोहराया, ठीक है, दोबारा से ये बात बोली, अ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमन so long as she has not remarried is a wife for the purpose of section 144 is entitled to maintenance। किसी महिला ने आपका डाइवोर्स ले लिया है अगर, ठीक है, महिला ने डाइवोर्स ले लिया है और उसने अभी तक रीमैरिज नहीं की है, ठीक है, उसने पूर्ण विवाह नहीं किया है, तो वो क्या कर सकती है, आपके सेक्शन 144 के अंदर मेंटेनेंस मांग सकती है। कंडीशन क्या है कि उसने दोबारा शादी ना की हो, ओके। पत्नी का भरण पोषण, ये कंसेप्ट आप देख लीजिए दोबारा से वीडियो पॉज करके एक बार, ठीक है। केस मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर देती हूँ आपका, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 का, ओके। हम नहीं देखेंगे कि आपकी पर्सनल लॉज आपको अधिकार देते हैं या नहीं देते। BNSS आपको अधिकार देता है मेंटेनेंस क्लेम करने का, ठीक है। पति ने दोबारा शादी कर लिया है तो भी आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये बात बोली आपके केस के अंदर कि महिला क्या कर सकती है, अगर उसने दोबारा शादी नहीं की है डाइवोर्स के बाद, तो भी वो आपका मेंटेनेंस मांग सकती है। फिर आता है आपका ये एक्ट, मेंटेनेंस अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ठीक है। जो 1986 का आपका एक एक्ट आया जिसका नाम है मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भरण पोषण, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या बात बोलेगी। देखिए, मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत, द डाइवोर्स वुमन इज एंटाइटल्ड टू रिजनेबल एंड फेयर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। अब ये देखिए कंसेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। आपने मेरी डाइवोर्स क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, जब आप डाइवोर्स लेते हैं, ठीक है, आपने डाइवोर्स लिया यानी तलाक हसन लिया आपने, चाहे तलाक हसन लिया चाहे तलाक हसन लिया, ठीक है। इसमें क्या होता था, आपको कुछ टाइम वेट करना होता था, कुछ टाइम आपको हम कूलिंग पीरियड देते थे, कूलिंग पीरियड का टाइम आपको वहां पे दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, आपको तलाक मिल जाता था। तो जो ये पीरियड है आपका कूलिंग पीरियड जो होता था, उसको ही हम क्या कहते थे, इद्दत पीरियड, ठीक है, इद्दत पीरियड। तो ये आपका था इद्दत पीरियड। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार देख आइए, ठीक है, उसको देख के आना, आपको पूरा समझ आ जाएगा।
Maintenance during the iddat period. The divorced woman is entitled for reasonable and fair amount of maintenance for herself during the iddat period from her former husband. अगर आपने डाइवोर्स ले लिया है तो आपको इद्दत पीरियड तक वेट करना होता था, उसके बाद क्या था, आपका डाइवोर्स ग्रांट हो जाता था। तो उस इद्दत पीरियड में भी आपको कौन मेंटेन करेगा, आपका हस्बैंड, ठीक है। तो जो वो इद्दत पीरियड है उसमें भी आपको मेंटेन कौन करेगा, आपका हस्बैंड करेगा। मेंटेनेंस आफ्टर इद्दत पीरियड। आफ्टर इद्दत पीरियड क्या हुआ कि आपका हो गया है डाइवोर्स। डाइवोर्स होने के बाद अभी तक आपने पूर्ण विवाह नहीं किया है, रीमैरिज अगर आपने नहीं की है, ठीक है, प्लस आप खुद को मेंटेन करने के लिए अनेबल है, खुद को आप मेंटेन नहीं कर सकते, आपके पास ना ही प्रॉपर्टी है आपके रिलेटिव की, ठीक है, ना ही कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको इनहेरिटेड हुई है, ठीक है, ना आपके रिलेटिव की कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई प्रॉपर्टी आपको वंशानुगत मिली है। तो क्या होगा, आप अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए, तब भी आप अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकते हैं शादी मेंटेनेंस, ठीक है। पहला है रीमैरिज का कि शादी नहीं हुई है दोबारा आपकी, और सेकंड है कि आप क्या कर रहे हैं, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, आपको मेंटेन करेंगे, पहले आपको मेंटेन किया जाएगा हस्बैंड के द्वारा, ठीक है। पहला ये है कि हस्बैंड आपको मेंटेन करेगा। सेकंड कंसेप्ट क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ओके, आप पढ़ लेना, ओके, आराम से। सेकंड बात क्या है कि हस्बैंड की अब हो गई है डेथ, इसके हस्बैंड की हो गई है डेथ। तो हस्बैंड की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, अब हस्बैंड तो है नहीं, तो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है, हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें से आपको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। अभी तक आपने दोबारा शादी नहीं की है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी से आपको मेंटेन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि अब देखिए, अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी नहीं है कोई, हस्बैंड की ना ही कोई प्रॉपर्टी है और ना ही उसके कोई रिलेटिव है, ठीक है। हस्बैंड के ना ही प्रॉपर्टी है, ना ही उसके कोई रिलेटिव है। तो अब आपको मेंटेन को करेगा, तो अब आपको मेंटेन किया जाएगा वक्फ बोर्ड के द्वारा, ठीक है। वक्फ बोर्ड आपको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो हमने क्या देखा, पहला मेंटेन करना किसके पास है आपका, एक सेकेंड, पहले मेंटेन करेगा आपको आपका हस्बैंड, ठीक है, पहले मेंटेन आपको आपका हस्बैंड करेगा। हस्बैंड नहीं है अगर तो उसकी प्रॉपर्टी से आपको मेंटेन किया जाएगा। हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना ही हस्बैंड को की कोई रिलेटिव है, तो फिर वक्फ बोर्ड आपको मेंटेन करेगा, ठीक है। यही सारी बातें यहाँ पे आपकी मेंशन की हुई है, ओके। और वक्फ बोर्ड कौन सा होगा, वक्फ बोर्ड वहां का होगा, ठीक है, जिस स्टेट की वो आपकी महिला, जहाँ पे वो महिला रहती है आपकी, वहां पे जो वक्फ बोर्ड है वो आपको मेंटेन करेगा, ओके। ये हिंदी में लिखा हुआ है सारी बातें। नेक्स्ट है केस आपका, इंपॉर्टेंट केस है आपका डैनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2001 का केस आता है आपका डैनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2001 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हेल्ड दैट ऑल द रिट्स पिटिशनर चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 were clubbed together in this PIL under Article 32 of the Constitution. The writ petition was dismissed by the Supreme Court challenging validity of Muslim Women's Act 1986. The court upheld the validity of this act. इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में आपकी लगी रिट, जिसमें इस प्रकार के सारे मामले PIL के अंदर सामने आए, ठीक है। जबकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है उसके अंदर ये सारे मामले आपके इंक्लूड हुए थे। इसमें कहा गया कि हमने आर्टिकल नंबर 32 के अंदर इसमें लगाई थी रिट पिटीशन, ठीक है, जिसमें चैलेंज किया गया था मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 को, जिसके को बाद में कोर्ट ने क्या कर दिया, वैलिडिटी दे दी, जिसमें बाद में कोर्ट ने क्या दी थी, इसको वैलिडिटी दे दी, ठीक है। तो ये केस आपका, इसमें इस एक्ट को वैलिडिटी दी गई थी। फिर है आपका कंसेप्ट मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। अभी तक हमने देखा मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, अब हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। पहले हमने मेंटेनेंस ऑफ वाइफ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। एज अंडर मुस्लिम लॉ मैन आर कंसिडर्ड एज सुपीरियर, ठीक है, एंड आर इन द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज फैमिली एंड मेंटेनेंस ऑफ द चाइल्ड इज हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुस्लिम लॉ के अंदर मुस्लिम
लॉ के अंदर क्या है, जो मैन है आपका, जो मैन है आपका उसको क्या माना जाता है, सुपीरियर, ठीक है, उसको सुपीरियर माना जाता है। और उसकी लायबिलिटी है आपकी, क्या लायबिलिटी है उसकी, कि वो मेंटेन करे अपनी फैमिली को, वो मेंटेन करे अपनी फैमिली को प्लस अपने चाइल्ड को। ओके, वो मेंटेन करे अपने फैमिली को, साथ में अपने चाइल्ड को वो मेंटेन करे। तो ये आपका मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड का कंसेप्ट है। फिर उसके बाद है आपका मदर्स ऑब्लिगेशन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको आपने ज्यादातर नहीं देखा होगा, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट। मदर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हर चाइल्ड। एक देखिए, पहला ऑब्लिगेशन किस पे लगाया इन्होंने, फादर पे लगाया, कि फादर की आपका दायित्व है कि वो मेंटेन करे चाइल्ड को, ठीक है। अब क्या हुआ, फादर तो है नहीं आपके, या फिर क्या है, जो बच्चा है आपका वो इल एस्टिमेट है, ठीक है, बच्चा आपका इल एस्टिमेट है, अवैध है, वो तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपकी जो मुस्लिम मदर है, मुस्लिम मदर है आपकी, वो मेंटेन करेगी चाइल्ड को, ठीक है, वो मेंटेन करेगी चाइल्ड को। या हस्बैंड ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है कि वो मेंटेन नहीं करेगा चाइल्ड को, तो बच्चा इल एस्टिमेट है और उसने रिफ्यूज कर दिया है मेंटेन करने को, तो क्या किया जाएगा, आपके मदर के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड है आपका केस अंडर हनफी लॉ, ठीक है, आपकी जो हनफी विधि है उसके अंदर क्या कहा गया, इफ द फादर इज अ पुअर, फादर आपका पुअर है एंड मदर इज रिच, और मदर क्या है, रिच है, इन दैट केस इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ मदर टू मेंटेन द चाइल्ड, ठीक है। However, she can recover the money when the husband, important point, when the husband get into the condition to repay him. देखिए क्या बोला इन्होंने, जो आपकी हनफी विधि है, हनफी लॉ जो है, हमने जब पढ़े थे स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, तब हमने पढ़ा था वहां पे हनफी लॉ के बारे में, ठीक है। अगर आपके हनफी लॉ में ये बात कही हुई है, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, इसको दोबारा लिख देते हैं। जो आपके हनफी लॉ है, हनफी लॉ में क्या कहा गया, अगर फादर जो है आपके पुअर है, गरीब है, ठीक है, वो मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन जो मदर है आपकी, जो मदर है आपकी वो रिच है, तो किसकी ड्यूटी बन गई मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने की ड्यूटी आपकी आ गई मदर के ऊपर, ठीक है। तो मेंटेन कौन करेगा, आपको मदर करेंगे। लेकिन इन फ्यूचर क्या होता है, इन फ्यूचर क्या है, हस्बैंड जो है, ठीक है, हस्बैंड जो है, अगर वो इस कंडीशन में आ जाते हैं, इन फ्यूचर उनके पास पैसे आ गए, वो पुअर नहीं रहे, तो अब उनको क्या करना होगा, अपनी वाइफ को रीपेमेंट करनी होगी, जो पैसे उसने मेंटेन करने के लिए लगाए हैं बच्चों को, उनको वो रिटर्न करना होगा, ठीक है। ये आपका हनफी लॉ कहता है। लेकिन इससे अलग बात, इससे थोड़ी विपरीत बात कौन कहता है, आपका शैफी लॉ कहता है, ठीक है। जो आपके शैफी लॉ है वो क्या कहता है, इफ द फादर इज पुअर, ठीक है, कंडीशन वही है, फादर आपके पुअर है, गरीब है, लेकिन मदर आपकी रिच है, मदर क्या है, रिच है, ठीक है, फादर पुअर है, मदर रिच है, तो अब क्या होगा, इस केस में क्या है, इस केस में आपके जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, ग्रैंड फादर है जो आपके दादा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसमें जो आपका कर्तव्य है, जो ड्यूटी है आपकी मदर पे नहीं है, मदर इज नॉट ऑब्लिज्ड टू मेंटेन हर चाइल्ड, ठीक है, इसका दायित्व किस पे आ गया, ग्रैंडफादर पे। तो हनफी स्कूल में हमने क्या देखा, हनफी स्कूल में मदर पे ऑब्लिगेशन लगेगा, एंड सैफी स्कूल पे, सैफी लॉ पे आपके अंदर ग्रैंडफादर पे ऑब्लिगेशन लगेगा, ठीक है, ग्रैंडफादर पे ऑब्लिगेशन आपका लगेगा। नेक्स्ट मेंटेनेंस, एक सेकंड मैं स्लाइड थोड़ी छोटी कर दूं ताकि आपको पूरी पीपीटी साफ दिखे। ये देखिए, एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो हनफी स्कूल और जो सैफी स्कूल है उसके बारे में दोबारा से देख लेना, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ लेना, बाकी समझा दिया है आपको एकदम। अब आते हैं मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स।
अब हमें किसको मेंटेन करना है? अपने माता पिता को या दादा दादी को हमें मेंटेन करना है। तो कैसे करेंगे? एज द पेरेंट्स आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन देयर चाइल्ड, जैसे कि माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को भरण पोषण करने का, इसी प्रकार से बच्चों का क्या कर्तव्य है कि वो प्रोवाइड करें मेंटेनेंस अपने पेरेंट्स को। ठीक है, बच्चे चाहे आपके मेल है चाहे फीमेल है, दोनों पे ये लागू होता है, चाहे मेल चाहे फीमेल, चाहे आप अडल्ट है चाहे आप माइनर है, व्यस्क है या अव्यस्क है। अगर आपके पास क्या है? सफिशिएंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके पास क्या है? सफिशिएंट प्रॉपर्टी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेन करें आप अपने पेरेंट्स को। ठीक है, इफ देयर आर नो चिल्ड्रन, अगर इसके बाद कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, द चिल्ड्रन आर इंडिजेंट। ठीक है, इंडिजेंट है, गरीब है, या कहते हैं ना इंसॉल्वेंट है। ठीक है, इंडिजेंट है, तो क्या होगा? किसकी कर्तव्य आएगा? तो द लायबिलिटी, हाईलाइट कर देती हूँ, द लायबिलिटी ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स। अब जो ग्रैंड पेरेंट्स का दायित्व आ गया है वो किस पे आ गया? ग्रैंड चिल्ड्रन पे आ गया। ठीक है, पोता पोती अब मेंटेन करेंगे आपके दादा दादी को। ओके, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, उसी प्रकार बच्चे भी अपने माता पिता को भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक बच्चा, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वयस्क हो या नाबालिग, जिसके पास पर्याप्त संपत्ति है, वह अपने माता पिता को भरण पोषण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई संतान नहीं है, बच्चे गरीब हैं, तो या तो पोता पोती की जिम्मेदारी है कि वह अपने दादा दादी को भरण पोषण प्रदान करें। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम इतने रखते हैं, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है आपका मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, दोबारा से मैं फास्ट फॉरवर्ड आपको रिवाइज करा देती हूँ क्लासेस का। देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा? मेंटेनेंस आपका क्या? नफका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैन स्पेंड करेगा अपनी फैमिली पे किसके लिए? फूड, क्लोथ और लॉजिंग के लिए। ठीक है, भोजन, कपड़ा, आवास के लिए। किसका दायित्व है मेंटेनेंस देने का? ठीक है, जिसकी कोई वाइफ है, जिसके बच्चे हैं, या जिसके माता पिता है, रिश्तेदार है, तो वो उनको मेंटेन करना होगा। क्या कंडीशन है मेंटेन करने की? पहली कंडीशन कि उस व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, जिसको आपको मेंटेन करना है, वो व्यक्ति प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आता हो आपका, और क्या है? ऐसे सर्कमस्टांस होती है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? अगर आपकी वाइफ है या माइनर सन है या अनमैरिड डॉटर है, तो उसको आपको मेंटेन करना ही होगा। फिर हमने देखा नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ, कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। ठीक है, शादी अगर आपकी सही है, वैलिड है, तो आपको बिना किसी एग्रीमेंट के भी मेंटेनेंस देना होगा। क्या अमाउंट डिसाइड करेंगे? मेंटेनेंस प्लस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आएगा? खर्ची या पानदान भी आएगा, और आपका मेवा खोरी भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर वाइफ कब नहीं मांग सकती मेंटेनेंस? जब उसने प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, या वो अपनी हस्बैंड की बातों का पालन नहीं करती है। ठीक है, अवज्ञा करती है उसकी। लेकिन कब मांग सकती है? अवज्ञा करने के बाद भी, अगर वो हस्बैंड क्या रखता है? कॉन्क्यूबाइन रखता है, क्रुएल्टी करता है उस पर। ओके, तो ये कंडीशंस आपकी इसमें आती हैं। फिर हमने देखा BNSS क्या करता है? सभी को, चाहे पर्सनल लॉ आपको ये अधिकार देते हैं चाहे नहीं देते हैं, आपको मेंटेनेंस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमने देखा ये एक्ट 1986 का, जिसमें कहा गया कि पहला क्या है? इद्दत पीरियड तक आप क्या करेंगे? वाइफ को मेंटेन करेंगे। इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद अगर महिला के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या महिला ने दोबारा शादी नहीं की है, तो आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, फिर हमने देखा केस डैनियल लतीफी का, जिसमें क्या कहा गया? इस कानून को मान्यता दी गई। 1986 का जो कानून आया आपका, उसको मान्यता दी गई। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड, क्या कहा गया? कि आप अपने बच्चों को भी मेंटेन करेंगे। ओके, अगर फादर है तो फादर मेंटेन करेगा, फादर नहीं है तो मदर, ठीक है, मेंटेन करेगी। ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को कौन मेंटेन करेगा? बच्चे। बच्चे मेंटेन करेंगे माता पिता या दादा दादी को। ओके, तो स्टूडेंट ये थी क्लास आपके मेंटेनेंस की। ओके, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट है आपको, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप,
और कमेंट करके मुझे बताइए कोई आपको डाउट है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है आपकी तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने लॉन्च किया है अपना राजस्थान एपीओ का बैच। ओके, इसका कंप्लीट बैच है जिसमें आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, रेगुलर क्लासेस लगेगी एंड आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा एंड आपको मेरे जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द क्लास, थैंक यू सो मच।